प्यारे बच्चों, एमए इतिहास उत्तरार्ध में 5वां प्रश्न पत्र जो आपके पाठ्यक्रम में है वह है थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री। और इसे सरल भाषा में हम लोग इतिहास दर्शन या हिस्टोरियोग्राफी कह देते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसे समझने के लिए बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इतिहास लेखन की सारी बुनियाद इसी प्रश्न पत्र पर टिकी हुई है। इतिहास क्या होता है? हम लोग जब आपको पूर्वार्ध में पढ़ाते थे या उसके पहले भी जब आप स्नातक कक्षाओं में थे, उस समय भी हम लोग बार बार कहते रहते हैं बीच में, इतिहास क्या होता है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या होती है, इतिहास में पूर्वाग्रह क्या होते हैं, इतिहास और ज्ञान की दूसरी शाखाओं का संबंध क्या है, इतिहासकार इतिहास लेखन को कितना प्रभावित करता है। बहुत सारे विषय हैं और बड़ा ही रुचिकर पाठ्यक्रम है इस पेपर का। इसको मन से पढ़ने की जरूरत है। एक बार के लिए इस प्रश्न पत्र को शुरू करूं मैं, उसके पहले हमें कुछ उन खास बातों पर ध्यान दे लेना चाहिए जो इतिहास के एक विद्यार्थी को आनी चाहिए। उन बातों का उसे ध्यान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दोहरावी है, हम पूर्वार्ध में भी बता चुके हैं। चूंकि यह जो प्रश्न पत्र है इसका सीधा सीधा संबंध, ये जो इतिहास दर्शन का प्रश्न पत्र है इसका सीधा सीधा संबंध इन बातों से है। इसलिए एमए के विद्यार्थी को या जो भी इतिहास पढ़े, इतिहास पढ़ना शुरू करके जो एमए तक आ जाता है, एमए उत्तरार्ध तक आ जाता है, जो थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ने तक आता है, उसके लिए एक बार ये दोहराव जरूरी है। ये बातें करके फिर मैं प्रश्न पत्र पे आऊँगा। तो आप लोगों को ध्यान है कि जो इतिहास की रचना, इतिहास कैसे बनता है? इतिहास बनता है घटनाओं से। घटनाएं बहुत ज़्यादा, बिना घटना के आप इतिहास को नहीं बना सकते। घटना जरूरी है। घटना जरूरी है तो समय भी जरूरी है। घटना कब घटी, कहाँ घटी, स्थान जरूरी है। यानी और फिर घटना किन परिस्थितियों में घटी, देश काल और परिस्थिति के अनुसार घटनाओं का अध्ययन, और उन घटनाओं का अध्ययन जो महत्वपूर्ण होती है, जिनसे मानव जाति का भविष्य सुनिश्चित होता है, ये बहुत ज़रूरी है। ये अध्ययन बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी तभी तो उनकी बात होगी। इतिहास लिखना एक कठिन काम है। इतिहासकार एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अतीत को पुनर्जीवित करता है। इसके लिए उसको स्रोतों की जरूरत पड़ती है, तथ्यों की जरूरत पड़ती है, प्रमाणों की जरूरत पड़ती है ना। और यह भी जरूरी नहीं है कि एक जैसे तथ्यों, एक जैसे स्रोतों, एक जैसे प्रमाणों के आधार पर किसी घटना विशेष का विश्लेषण करने वाला इतिहासकार इन्हीं स्रोतों, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर विश्लेषण करने वाले किसी दूसरे इतिहासकार से सहमति रखता हो। समान तथ्यों पर, समान स्रोतों पर, समान प्रमाणों पर भी व्याख्या के अंतर्गत, विश्लेषण के अंतर्गत, निष्कर्ष के अंतर्गत इतिहासकार अलग अलग मत रख सकते हैं। यह एक बड़ी जोरदार बात है। लेकिन इतिहासकारों के बीच में यह जो मत भिन्नता पैदा होती है, यह इतिहास की शक्ति भी है। इतिहास सत्य को खोजने का काम है और सत्य को खोजने के इस काम में हम तभी आगे बढ़ेंगे जब तथ्यों का, जरूरी नहीं है
कि समान तथ्यों पर ही विमत हो। विमत का मतलब यह है कि आपकी एक मत से सहमति नहीं है। एक इतिहासकार ने किसी घटना विशेष के बारे में अपना निष्कर्ष दे दिया विभिन्न तथ्यों के आधार पर, तो दूसरा इतिहासकार दूसरे तथ्य लेकर आ सकता है कि आप ये कह रहे हैं लेकिन आप इन तथ्यों को देखिए, इससे आपकी बात सही सिद्ध नहीं होती है। और ये मंथन चलता रहता है, नए नए निष्कर्ष हम लोगों के सामने आते रहते हैं। इतिहास में तथ्यों की खोज निरंतर होती है, स्रोत हमें निरंतर मिलते रहते हैं, प्रमाण उपलब्ध होते रहते हैं, व्याख्याएं नई नई होती रहती है, विश्लेषण नए नए होते रहते हैं, निष्कर्ष नए नए निकलते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यह जो ज्ञान की एक शाखा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है, हम ये कहते हैं कि हम ये ढूंढते हैं कि ऐसा ही हुआ था, तो ऐसा ही हुआ था, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। जब ऐसी बातें होंगी तो कोई विद्वान, कोई विदुषी अपनी बात को अलग ढंग से रखेंगे, दूसरे अपनी बात को अलग ढंग से रखेंगे, ये मैं कहना चाहता था। तो ये सब करता तो इंसान ही है कि व्याख्याएं, ये विश्लेषण, ये निष्कर्ष कौन देता है? इंसान देता है, व्यक्ति देता है। और व्यक्ति के अपने पूर्वाग्रह होते हैं। जन्म से लेकर बड़े होने तक व्यक्ति इस दुनिया के बारे में, इस संसार के बारे में, ज्ञान के बारे में अपनी धारणाएं बनाता है। धारणाएं बनाता भी रहता है, उन्हें तोड़ता भी रहता है। नई धारणाएं बनती है, पुरानी धारणाएं टूटती हैं, फिर कई बार पुरानी धारणाएं ही पुनर्स्थापित हो जाती हैं। इतिहास के विद्यार्थी को इन सब चीज़ों पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। एक और भी बात है, हम सब कर चुके हैं बातें, लेकिन दोहराव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास में घटना का मतलब केवल युद्ध और संधियां नहीं है, शासन करने वालों की शादियां नहीं है। इतिहास मानव के संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की विशेषताओं को प्रकट करने वाली जो घटनाएं होती है, उनसे इतिहास बनता है। कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य, मैनेजमेंट, है ना, चिकित्सा, विज्ञान में आ गया चिकित्सा, वैसे ये सब घटक हैं इतिहास के। और इस आधार पर कहा जा सकता है, जब मैं इतिहास को विज्ञान कह रहा हूँ, बात करेंगे इतिहास विज्ञान है या नहीं है, बड़ा आनंद आता है मुझे वो पढ़ाने में, जब मैं ये कहता हूँ कि इतिहास भी विज्ञान है और विज्ञान भी कला है, ऐसा कहते हैं तो बड़ा आनंद आता है। समझाने की कोशिश करते हैं आपको, हमारे विज्ञान के जो साथी हैं उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कला पढ़ रहे हो, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। खैर वो एक अलग विषय है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं आपसे। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारे विषय परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इंसान ने ज्ञान को इतना विस्तार दे दिया है कि उसके अध्ययन के लिए, सूचनाओं के अध्ययन के लिए इसकी ज्ञान की विभिन्न शाखाएं बनानी पड़ी। ये सारे विषय विभिन्न शाखाएं हैं। भूगोल बहुत ज़रूरी है इतिहास को जानना है। तो आपने कार्बन डेटिंग पद्धति सुनी होगी। हमें जो पुरातत्व में चीज़ें मिलती हैं उनका तिथि निर्धारण करने के लिए हमें विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जो विज्ञान कहा जाता है आमतौर पर, जिसको साइंस कहते हो आप, साइंस और विज्ञान में भी अंतर है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विज्ञान अलग चीज़ है। तो इतिहास का श्रेष्ठ अध्येता वो होता है जिसको भूगोल भी आता हो, जिसको राजनीति विज्ञान भी आता हो, जो समाज शास्त्र भी समझता हो, जो अर्थशास्त्र भी समझता हो। एक विशद अध्ययन की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती है। क्रमानुगति होनी चाहिए, एक घटना के बाद में दूसरी घटना पढ़ना। क्रमानुगति सीखोगे तो आपको समय का मापन भी आना चाहिए। ईस्वी संवत चल रहा है, इस समय विक्रमी संवत कौन सा होना चाहिए, शक संवत कौन सा होना चाहिए, हिजरी साल कौन सा चल रहा है ना। गुप्तों को पढ़ रहे हैं तो गुप्तों ने अपना नया साल शुरू कब किया, वो उनका अपना तिथि क्रम है, वो उस हिसाब से लिखा जाएगा, गुप्त संवत के हिसाब से।
यदि किसी बादशाह ने इलाही संवत शुरू किया है तो वो अपने हिसाब से तिथि क्रम लिखेगा। दूसरे देशों में दूसरे तिथि क्रम है, समय को मापने की अपनी अपनी सुविधाएं हैं। तो ये आपको क्या है, ये आप दोहराव कर लीजिए, ये सब आपको ये जब आप पढ़ेंगे ना उसमें ये बड़ा काम आएगा, है ना। और फिर और आपको क्या क्या इसमें ज़्यादा क्या क्या आना चाहिए, यह भी ज़रूरी है कि असल में क्या है कि हम इतिहास का विभाजन करके पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, राजस्थान का इतिहास, फिर राजस्थान में भी शेखावाटी का इतिहास, शेखावाटी में भी हम सीकर का इतिहास, झुंझुनू का इतिहास, फिर आ जाएगा और फतेहपुर का इतिहास, है ना। इतिहास ऊपर से चल के नीचे तक लगातार हम उसका विभाजन करते चलते हैं। अलग नहीं है, जड़ें एक ही हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम ये विभाजन कर लेते हैं। और अब तो यह भी होने लग गया कि आप आर्थिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, ज्ञान की शाखाओं के आधार पर इतिहास पढ़ना पड़ता है, कला का इतिहास। और इतिहास में अब हम ये कहने लग गए, हम जेंडर हिस्ट्री पे आ गए, है ना। स्त्रियों का इतिहास, भारतीय इतिहास में स्त्रियां, विश्व इतिहास में स्त्रियां। एक समय आएगा जब आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में वृद्ध, है ना, ट्रांसजेंडर इन इंडियन हिस्ट्री, या ट्रांसजेंडर्स कह लो, वो बात एक ही है ना। ये पता नहीं कहाँ कहाँ हम आगे आगे इतिहास को विभाजित करते चलेंगे और उतना ही अच्छा होगा। तो ये आप तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए। नए नए विषय आपके बीच में आएंगे, उनको पढ़ना कैसे है, अध्ययन की सुविधा, उसकी गहनता, उसकी गहराई को समझने के लिए हमें ज़रूरी है। और फिर इसके अलावा जब आप ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उनके विशेषज्ञों के संपर्क में भी रहना पड़ेगा। क्रमानुगति को भी वैज्ञानिक रूप से स्थापित करना पड़ेगा। और इसके अलावा अब जब आप बड़ी कक्षा में आ गए हो तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इतिहास में अवधारणा क्या होती है, इतिहास के प्रति भारतीय अवधारणा क्या है, पश्चिमी अवधारणा क्या है। इसके अलावा चीन वाले इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं, जापान वाले क्या सोचते हैं, ये चीज़ें आएंगी। तो इतिहास की अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब जैसे भारतीय इतिहास है, उसमें तो धर्म के आधार पर व्याख्याएं हुई है इतिहास की, और पश्चिम चूंकि बाद में इस दौड़ में शामिल हुआ इसलिए उसकी दृष्टि है वो बिल्कुल अलग है। तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रागैतिहास क्या है, प्रागैतिहास क्या है, आद्य इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। ये सारी टर्म्स आएंगी और आ भी चुकी हैं पहले कई बार, है ना। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, कहाँ से हमको इतिहास के लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हुए, कहाँ से हमें उसके पुरातात्विक साक्ष्य मिलने शुरू हुए, कहाँ जाकर हम प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की कोई रेखा खींचने की कोशिश करेंगे, ये आपको जानना चाहिए। आपको इतिहास लेखन की प्रक्रिया समझनी चाहिए कि इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता क्या होती है, इतिहासकार इतिहास को कैसे प्रभावित करता है ना। इतिहास का क्षेत्र क्या है, स्रोत क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, एक स्रोत की पुष्टि करने के लिए हमें दूसरा स्रोत चाहिए। कारणवाद क्या है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, इसके होने से यह होता है। इन सब बातों में गहरा अंतर संबंध है। आपको शोध पत्र भी लिखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस क्या होता है, संदर्भ क्या होता है, फुटनोट्स क्या होते हैं, बाद टिप्पणियाँ क्या होती है। ये सब बातें हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत करेंगे। और फिर यह भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि इतिहास में आजीविका के क्या क्या साधन हैं, इस विषय को लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है, ये अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कैसे हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को आप यदि देखेंगे
तो आपके लिए इतिहास दर्शन पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। इतिहास के भीतर की बातें जानना ही इतिहास दर्शन है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे से जब हम मिलेंगे और इतिहास दर्शन के अलग अलग पाठों को लेकर बात करेंगे, तो आप पूरी रुचि से, पूरे मन से उनको सुनेंगे, और जो भी आपके मन में प्रश्न उठेंगे, आपकी जिज्ञासाएं होंगी, वो आप मुझे मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या मैसेज कर दीजिए, फ़ोन कर लीजिए। जिस साधन से आप रूबरू होंगे, बात करेंगे मुझसे। रूबरू होने का मतलब यही है। इस समय तो ये बीमारी चल रही है तो रूबरू होना बड़ा कठिन है, लेकिन यहाँ रूबरू होने का मतलब इतना ही है कि हमारा संपर्क हो जाए, आपकी जिज्ञासाएं मैं शांत कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, फिर मिलेंगे।